आज हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी में हम सबसे पहले सेट थ्योरी में हम पढ़ेंगे पहले डिफिनेशन ऑफ सेट के बारे में। सेट क्या है? सेट क्या है? कहता है वेल डिफाइंड collection of the object या इसी करते हैं एलिमेंट is called a set। जैसे कहता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। क्लियर? जैसे हमने लिखा ए इक्वल टू ए ई आई ओ क्यू, देखिए इसी को लिख सकते हैं ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स is a vowel of English alphabet। ऐसे लिख सकते हैं इसको। दोनों बातें हमारे लिए बिल्कुल एक जैसी हैं। जैसे अगर हमने इसको लिखा है, इसको लिखा, दोनों एक ही स्टेटमेंट को जारी करता है। इसको कहते हैं हम टेबुलर मेथड या रोस्टर फॉर्म मेथड, और इसको कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म मेथड या इसी को कहते हैं रूल मेथड ही जाता है, रूल मेथड। करेक्ट? इसको हम हिंदी में कहते हैं तालिका विधि या रोस्टर विधि, इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि। तो इस तरह से हम सेट को डिफाइन कर लेते हैं। अब हमें पढ़ना है इसके टाइप कितने होते हैं। पहला है आपका फाइनाइट सेट, दूसरा है इनफाइनाइट सेट, तीसरा है सिंगलटन सेट, चौथा हो गया नल सेट या इसी कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कहते हैं। पांचवा हो गया इक्वल सेट, छठवां हो गया इक्विवेलेंट सेट, सातवां हो गया आपका ज्वाइंट सेट, आठवां हो गया डिसजॉइंट सेट। इस तरह से हमने सेट को 8 तरीके से डिवाइड किया। अब हम बारी बारी से इसके बारे में स्टडी करेंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है। कहता है ए सेट whose elements are countable is called फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट कहते हैं कब? ए सेट कुछ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं। दैट इज इसका एग्जांपल देख लें हम। ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1 2 3 अप टू 100 तक लिख सकते हैं। ये काउंटेबल है, ये फाइनाइट सेट हो गया। और इनफाइनाइट सेट कह रहा है
ये हो गया ए सेट whose एलिमेंट आर अनकाउंटेबल is called इनफाइनाइट सेट। तो इसमें क्या होता है इनफाइनाइट सेट के लिए, जैसे मान लो इसका हमने लिया एग्जांपल b इक्वल टू दिया 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन, अनंत तक जा रहे हैं। तो फाइनाइट सेट में हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट सेट में हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट होता है। अब है सिंगलटन सेट, कहता है ए सेट which has only one element is called सिंगलटन सेट। इसको हम सिंगलटन सेट करते हैं। जैसे हमने लिख दिया C इक्वल टू x such that x plus 2 इक्वल टू 5, x plus 2 इक्वल टू 5। तो इसको हम हल करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, केवल 3 आएगी, एक सिंगल एलिमेंट आएगा। या हम लिख सकते हैं मान लो या d इक्वल टू हमने दिया कोई सेट बनाया उसमें एक एलिमेंट डाल दिया, तो इसमें सिंगल एलिमेंट होता है, इसलिए कहते हैं हम इसको सिंगलटन सेट कहते हैं। अब हम बताते हैं आपको नल सेट। क्या है नल सेट, क्या होता है ए सेट which has no any element is called null set। null set or empty set। इसको क्या करते हैं हम, इसको हम 5 से डिनोट करते हैं या ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर? या ऐसे एग्जांपल ले लें a इक्वल टू x such that x is a negative नेचुरल नंबर। तो नेगेटिव नेचुरल नंबर होता ही नहीं, तो ये हमारा 5 हो गया। अब इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट कहता है लेट a एंड b आर टू सेट्स, a और b दो सेट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू number of element of a is equal to number of element of b। number of element of a is equal to number of element of b and element are same and एलिमेंट आर सेम। एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इक्वल सेट तभी होगा जब नंबर एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। जैसे यहाँ देखो सेट ए इक्वल टू लिखा मैंने 2 और 3 और यहाँ सेट बी है, यहाँ हो गया x such that x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करेंगे तो b का भी एलिमेंट क्या आएगा, सॉल्व करने पर 2 और 3 आएंगे, तो a और b दोनों क्या हो गया आपस में, इक्वल सेट हो गया। क्लियर? अब आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट की मैं बात कर रहा हूं। इक्विवेलेंट सेट टू सेट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। मतलब अगर एलिमेंट की संख्या, मान लो सेट ए है, ए में आपका एलिमेंट दे दिया है ए बी सी और सेट बी है, इसका एलिमेंट दे दिया है 1 2 3, तो इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो दोनों सेट के एलिमेंट सेम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है।
तो ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। कहने का ये होगा कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। अब हम आते हैं ज्वाइंट सेट पर। ये ज्वाइंट सेट क्या होता है? ज्वाइंट सेट, तो यहां देखिए ज्वाइंट सेट का मतलब होता है इफ टू सेट हैज सम कॉमन एलिमेंट। जैसे यहां सेट ए हो गया, ए का मतलब है आपका मान लो 1 2 3 4 लिख दिया, और बी कोई सेट है, इसको मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10। तो यहां ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है, जैसे 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, यानी कॉमन एलिमेंट होते हैं इसमें। तो कहता है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ देयर इज सम कॉमन एलिमेंट देन दे आर कॉल्ड ज्वाइंट सेट। ठीक है, ज्वाइंट सेट तभी होंगे जब उसके एलिमेंट्स कॉमन होंगे। अब आता है डिसज्वाइंट सेट। ये डिसज्वाइंट सेट, डिसज्वाइंट सेट की बात करेंगे हम, तो डिसज्वाइंट सेट में क्या होता है कि ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4, बी कोई सेट है, इसका एलिमेंट है 5 6 7 8 9। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। मतलब let A and B are two sets, let A and B are two sets and there is no common element, यहाँ कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो A और B को हम क्या कहेंगे? डिसज्वाइंट सेट कहेंगे। तो निश्चित रूप से इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं सबसेट के बारे में। आगे बताएंगे आपको सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है? कहता है कि लेट A and B are two sets, every element of set B are element of set A, then B is called subset of set A। तो यहां सबसेट की बात कर रहे हैं हम। सबसेट मान लीजिए कोई सेट है A और यहां कोई सेट है बी, ए और बी। कह रहे हैं इसके एलिमेंट मान लो ए बी सी डी ई, ऐसे दिया हुआ। तो अगर हम लिखते हैं ए को, तो ए का जो एलिमेंट बनेगा वह ए बी सी डी ई हो जाएगा, और सेट बी का जो एलिमेंट बनेगा वह होगा ए बी और सी। तो यहाँ बी क्या हो गया? सबसेट ऑफ क्या हो गया? ए हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ लिखेंगे हम let A and B are two sets. A and B are two sets. If all element of set B are element of set A, then B is called subset of set A। ऐसे लिखते हैं, B is called subset of set A। इसका सिंबल हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बताएंगे कि सबसेट किसी सेट के कितने हो सकते हैं। तो होता है क्या? नंबर ऑफ सबसेट of a set is equal to 2 to the power n होता है। 2 to the power n होता है। यहाँ n क्या है? n is number of element of a set। क्लियर हो गया? जैसे मान लो हमको एक सेट दे दिया गया है, सेट ए, इसका एलिमेंट है ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वह होगा 2 to the power n, तो 2 का पावर 3 तो हो जाएगा 8। 8 हो जाएगा। अब 8 में क्या होगा? पहला होगा 5, फिर होगा ए, फिर होगा बी, फिर हो गया सी, फिर हो गया
ए बी, फिर हो गया बी सी, फिर हो गया सी ए, फिर हो गया आपका ए बी और सी। तो ए के सभी सबसेट हैं। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहां निकलता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। करेक्ट। अब बात आती है पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है? तो पावर सेट का मतलब होता है ए सेट विच इज फॉर्म्ड बाय सबसेट ऑफ ए सेट। सबसेट्स जितने भी हैं और उनको हम एलिमेंट मान लें, जो सेट बनेगा वह कहलाएगा पावर सेट। जैसे यहां सेट ए बी सी दिया हुआ है, इसके सबसेट निकाले हम तो ये सबसेट इसके हो गए। और इस पूरे सबसेट को हम फिर एक सेट बना दें, जैसे पावर सेट ऑफ ए जो होगा वह क्या होगा? तो ये सब एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें फाई आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर ए बी आएगा, बी सी, सी ए और ए बी और सी। इन सबको मिला करके जो हमारा सेट बना वह पावर सेट कहलाता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? तो प्रॉपर सबसेट के लिए आप समझेंगे प्रॉपर सबसेट कहता है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, all element of set B are element of set A। यानी A और B दो सेट हैं और B के सभी एलिमेंट जो हैं वह एक एलिमेंट है। बी के सभी एलिमेंट एक एलिमेंट है। मतलब यहां मान लो दिया है ए बी सी डी ई ऐसे दिया हुआ है, तो जो बी के जो एलिमेंट है वो सब क्या है? एक एलिमेंट है। कहता है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी आर एलिमेंट ऑफ सेट ए, बट सेट ए हैज लिस्ट वन element more than B, then B is called proper subset of set A। यानी अगर B जो है A का प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब A क्या होगा? हमेशा बॉस बन के रहेगा। उसमें एक एलिमेंट हमेशा अधिक रहना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट। अगर A में B से अधिक है तो B क्या होगा? A का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्लियर है? तो अगर कोई प्रॉपर सबसेट की बात करें, मान लीजिए हमारे पास सेट दिया हुआ है, यह दिया था सेट A, और यहां तक ये जितने भी सेट्स हैं ये सब क्या होंगे? इसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। लेकिन ए बी सी क्यों मिला देंगे तो इसके बराबर हो जाते हैं, सबसेट कहलाएगा। ठीक है? तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? सेट से एक एलिमेंट कम से कम होना चाहिए। ये प्रॉपर सबसेट की बात होती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में हम आगे फिर आपको समझाने जा रहे हैं। यूनिवर्सल सेट की मैं बात करता हूं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि जितने भी सेट्स होंगे वह किसी पर्टिकुलर सेट के सबसेट होंगे। कहता है इफ ऑल गिवन
sets are subset of a particular set. If all given sets are subset of a particular set, then this particular set is called universal set. ठीक है, यूनिवर्सल सेट जनरली डिनोटेड बाय यू। जनरली हम इसको यू से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर यू हो गया, यू का एलिमेंट दे दिया ए बी सी डी ई हो गया। यहां कोई सेट ए है, इसका एलिमेंट है ए सी ई दिया हुआ है। यहां कोई सेट बी है, इसका एलिमेंट दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है। कोई सेट सी है, इसका एलिमेंट दिया हुआ है बी डी ई दिया हुआ है। तो ये सब सेट हो गए। यहाँ क्या है, यहाँ देखा जाए तो ए भी क्या है, सबसेट है यू का, बी भी क्या है, सबसेट है यू का, सी भी क्या है, सबसेट है यू का। ये सब यू के सबसेट है। तो यह यू सबसे बड़ा, इन सबको यूनियन करने पर यही मिलेगा, यानी यू के ही पार्ट हो रहे हैं। इनको मिलाएंगे तो ये यू से कम होगा या यू के बराबर हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट कि ये सब क्या है, सबसेट है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्लियर है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बारे में। ध्यान दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सेट बताने जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, जैसे मान लो यू यूनिवर्सल सेट है, यू आपका यूनिवर्सल सेट है, ए बी और सी जो है इस सबसेट है। तो अगर हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री सेट, यानी इसको हम मान लो कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट ए को लिखते हैं हम ए डैश से लिख सकते हैं, ए डैश से लिख सकते हैं। तो ए डैश का मतलब क्या होगा, यू में से ए को हम माइनस कर देंगे। तो यू का जो एलिमेंट है वह क्या है, ए बी सी डी ई है, और एक एलिमेंट है ए सी ई। तो ए सी और ई हट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका केवल बी डी आ जाएगा। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए। सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा उसको हम ए डैश से डिनोट करेंगे, और ए डैश का मतलब हो गया बी डी। ऐसे ही अगर हमको कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ बी लिखना है तो इसको लिख देंगे क्या, बी डैश, और यू में से हम बी को घटा देंगे। तो यू में से जब बी को घटाएंगे तो यू का मान दिया है ए बी सी डी ई, और बी का मान ए बी सी दिया है, तो गया क्या बच जाएगा, यह हो गया आपका डी ई। करेक्ट। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालते हैं। अब हमको बताना है आपको सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, जैसे A and B are two sets, ठीक है, A and B are two sets। तो यहां इसको लिखते हैं A सिमेट्रिक डिफरेंस B, ऐसे लिख सकते हैं। और कई जगहों पर लिखता है A सिमेट्रिक डिफरेंस, ऐसे सिमेट्रिक डिफरेंस B, कई किताबों में ऐसे भी लिखता है, ठीक है। तो यहां पर होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका मतलब ये सिमेट्रिक या यह सिंबल यूज करिए या सिंबल यूज किया जाता है। तो यह जो है आपका ये इसकी वैल्यू आती है। अब हम बताएं आपको थोड़ा सा यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन की बात आती है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, ठीक है। ए का एलिमेंट दिया है ए बी सी, और बी का एलिमेंट दिया है बी सी डी, ठीक है। तो अगर यूनियन निकालना होता है तो हम इसको इकट्ठा करते हैं, यानी जो कॉमन है उसको वन टाइम्स लिखते हैं, अदर एलिमेंट को भी लिखते हैं। तो यहाँ हो गया ए, अगर यूनियन बी करना है तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी यूनियन
संग करना, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो गया, ए है तो हम ए को लिख लेंगे, बी यहाँ भी है और यहाँ भी है तो वन टाइम से यूज करेंगे बी, फिर सी है तो सी लिख देंगे और फिर डी लिख देंगे। ये हमारा यूनियन हो गया, करेक्ट, यूनियन ऑफ टू सेट्स हो गया। यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट्स, और अब बात आती है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की बात आती है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसमें क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, अगर हमको ए इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, यूनियन का सिंबल हो गया यू से लिखते हैं, इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसे लिखते हैं। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात आती है तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम लिखेंगे। जैसे यहाँ ए बी और सी, इंटरसेक्शन बी सी और डी की बात करेंगे तो यहाँ जो कॉमन एलिमेंट है वो केवल बी है, तो हम इसको इंटरसेक्शन एलिमेंट मान लेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस हमको बताना है, तो मान लीजिए ए और बी हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए माइनस बी करेंगे, ए में बी को माइनस करेंगे, तो माइनस कौन क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम हटा देते हैं। यहाँ से ए है, ए में से बी और ए में कॉमन एलिमेंट बी मिल रहा है, तो बी को इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो जो ए में बच जाएगा, जो ए में बच जाएगा वही कहलाएगा ए माइनस बी। तो बी का एलिमेंट इसमें से गायब होगा, इसमें क्या बच जाएगा, ए सी। तो ये हो जाएगा आपका ए सी यूनियन। अब बी में से ए को हटाना है, तो आप वही एलिमेंट जो ए वाला एलिमेंट जो होगा कॉमन एलिमेंट वो बी में से निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा, तो बच जाएगा सी डी। तो हो गया आपका यहाँ सी डी। तो ये आपका आ गया ए सी और डी, तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। क्लियर है। अब आगे आपको बताने जा रहे हैं हम वेन डायग्राम के बारे में, कि वेन डायग्राम क्या होता है, इसको कायदे से समझिएगा। वेन डायग्राम क्या होता है, कहता है ए डायग्राम विच शोज रिलेशन बिटवीन सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। जैसे मान लीजिए कि हमारा यूनिवर्सल सेट है U, अब इसमें दो सेट हमारे पास हो गए, ये हो गया A और ये हो गया B, करेक्ट। अब इसमें जो यह पार्ट है, ये दोनों का कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्शन है, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से, ये क्या बतला रहा है, तो A इंटरसेक्शन B को शो कर रहा है। क्लियर है। अब अगर देखा जाए कि हमारे पास सेट है यूनिवर्सल सेट U हो गया, यह A हो गया और यह B हो गया, सेट A हो गया और यह सेट B हो गया। क्लियर। अगर हम इसमें से केवल ये पार्ट बच गया, ठीक है, तो अगर ये पार्ट बच गया तो यह क्या हो गया, A में से B माइनस हो रहा है, यानी यह इंडिकेट कर रहा है किसको, यह कर रहा है A माइनस B को। क्लियर। अगर देखिए यह A हो गया, यह B हो गया और यह C हो गया, तीन सेट हो गए। तीनों में यह जो एरिया है वो कॉमन है, कॉमन। तो यह बताएगा क्या, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है। तो इस तरह से वेन डायग्राम जो होता है वह समुच्चय के ऑपरेशंस को क्लियर करता है, कि समुच्चय के बीच में ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट हो गया ये, यह सेट हो गया A और तो यहां A जो है वो वैकेंट है और जो एलिमेंट है वो इसमें है, तो यह जो एरिया है वो बता रहा है यह A डैश बता है, मतलब इसमें से A डैश। क्लियर। अब आगे ये हम बता रहे हैं आप लोगों को, यह यूनिवर्सल सेट U हो गया,
यह सेट ए है और यह सेट बी है, ठीक है। और इसकी जो टोटल एरिया है वह साइडेड है से। तो यह बता रहा है आपको ए यूनियन बी को, ठीक है ना। तो इस तरह से वेन डायग्राम जो होता है वह समुच्चय के संक्रियाओं को रिप्रेजेंट करता है और इसे हमें समझना है और इसकी सहायता से बहुत सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। और आगे हम बताएंगे आपको डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। हम बात करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। डी मॉर्गन्स लॉ दो होते हैं और दोनों का प्रूफ हमें जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहला है ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, फर्स्ट लॉ है। और सेकेंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ये डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें हम प्रूफ देने जा रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। यहां ध्यान से देखेंगे आप, ये यूनिवर्सल सेट यू हो गया, इसमें दो सेट हो गए, ए हो गया और बी हो गया। तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है आउटर पोर्शन जो इसका, यह एरिया कहलाती है ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। हमने मान लिया कि यक्स यहां बिलोंग करता है, यक्स यहां बिलोंग करता है, यक्स यहां बिलोंग करता है, क्लियर। तो हमने लिखा लेट यक्स बिलोंग इन ए यूनियन बी डैश, ठीक है। तो यहां क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि यक्स डज नॉट बिलोंग इन ए तो हमें बता रहे थे कि यक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी डैश में, यहां यक्स बिलोंग कर रहा है क्योंकि यह जो एरिया है ए यूनियन बी की डैश वाली एरिया, ठीक है। तो अगर यक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी डैश में, इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी में, देखो एक्स यहां इसमें नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये हो यक्स बिलोंग नहीं करेगा ए में, यक्स बिलोंग नहीं करेगा बी में। तो इसका मतलब हो गया कि यक्स बिलोंग करेगा ए डैश में और यक्स बिलोंग करेगा बी डैश में। इसका मतलब हो गया कि यक्स बिलोंग करेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। तो यक्स बिलोंग किया था ए यूनियन बी के डैश में और बिलोंग कर गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में, तो यह जो पार्ट होगा इसका सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया ए यूनियन बी का जो डैश है वह सबसेट ऑफ हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया, क्लियर। अब हम रिवर्स करते हैं, लिखेंगे आल्सो लेट यक्स बिलोंग कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। इसका मतलब ये हो गया कि यक्स बिलोंग कर रहा है ए डैश में, यक्स बिलोंग कर रहा है बी डैश में। इसका मतलब हो गया यक्स बिलोंग नहीं करेगा ए में, यक्स बिलोंग नहीं करेगा बी में। इसका मतलब हो गया यक्स बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी में। इसका मतलब हो गया कि यक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी के डैश में, ठीक है। फिर यक्स यहां पर था और एक्स यहां आ गया, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डैश हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का डैश हो गया। यह सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों एक पार्ट एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं, तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट को भी प्रूफ कर सकते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा, ये ध्यान देने योग्य है।
नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्लियर? यह जो फॉर्मूला है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो कहता है कि मान लीजिए यह आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, यह यू हो गया। क्लियर है? यहां पर दो सेट हैं, एक ए है और एक बी है। यहां जो एलिमेंट है वह है ए बी सी डी ई एफ ऐसे दिया हुआ। तो अगर हम सेट ए को लिखें, यहाँ यू को लिखेंगे, तो यू का जो एलिमेंट होगा वह ए बी सी डी ई एफ हो गया। जो ए का एलिमेंट हो गया वह हो गया ए बी सी हो गया। जो बी का एलिमेंट हो गया वह हो गया आपका बी सी डी ई, बी सी डी और ई हो गया। क्लियर? अगर हम निकालते हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का जो एलिमेंट हो गया वह ए बी सी डी ई हो गया, ए बी सी डी और ई हो गया। और हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तब ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा एलिमेंट हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर अगर देखा जाए नंबर ऑफ ए तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ बी लिखा जाए तो कितना हो जाएगा? यह 4 हो गया, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यह आपका 2 हो जाएगा। क्लियर? तो हम फार्मूले में चलते हैं। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखें कितना होता है। तो नंबर ऑफ ए कितना है? 3 है। नंबर ऑफ बी 4 है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यह 2 है। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो हो गया 7 - 2 और ये हो गया 5। 5 का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी। लिख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इस फॉर्मूले को मैंने प्रूफ कर दिया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।